मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलिए, हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। पिछली वीडियो आपकी थी चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट। आई होप आप लोगों ने देखा होगा और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम आज पढ़ेंगे चैप्टर टू, जिसका नाम है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर हैं, यानी कि पैसा जो है वो कहाँ कहाँ से आता है। इस चैप्टर का अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में मीनिंग देखो तो इसका मीनिंग है जो इकोनॉमी का बैकबोन क्या है, यानी कि पैसा जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो कहाँ कहाँ से किस किस सेक्टर से होकर के गुजरती है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। बच्चों, ये चीज़ मैं दोबारा आपको बोलना चाहूँगी कि इस चैप्टर के नोट्स जो हैं वो आप यहाँ से बना सकते हो। नोट्स लिखने के लिए इसको मैंने थोड़ा सा इस चैप्टर के नोट्स बनाने में थोड़ी सी क्रिएटिविटी की है, थोड़े से पिक्चर्स लगाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और इंटरेस्टिंग वे में इसको बनाने की कोशिश की है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी। Economic activities are classified into groups using some important criteria। ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको क्लासिफाइड किया जा सकता है कुछ ऐसे ग्रुप्स में, कुछ ऐसे क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग। दीज ग्रुप्स आर नोन एज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इन्हीं ग्रुप्स को सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक कहा जाता है। कुछ ग्रुप्स में बांट दिया गया है। जो इंडियन इकोनॉमी है, जो इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनको कुछ ग्रुप्स में बांट दिया गया है कुछ क्राइटेरियाज के बेस पे, और इन्हीं को सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक कहा जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। पीपल अराउंड अस आर एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू अर्न लाइवलीहुड। ठीक है, हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो सब लोग जो है वो सब लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी एक्टिविटी में एंगेज है पैसा कमाने के लिए। कोई देखो, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई लेबर है, तो सब किसी ना किसी एक्टिविटी में एंगेज हैं, पैसा कमा रहे हैं। सब में भी प्रोड्यूसिंग गुड्स वाइल अदर में भी डिलीवरिंग सर्विस। कुछ जो है वो अन्न उगा रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं, वहीं कुछ जो है वो क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। अब किसान जो है वो क्या कर रहा है, अनाज उगा रहा है, लेकिन उस अनाज को घर तक कौन पहुंचा रहा है, जो बीच में जो रिटेलर हमारे हैं, दुकानदार जो हैं, वो क्या दे रहे हैं, वो हमें सर्विस दे रहे हैं। तो इस तरीके से सभी लोग जो है वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी जीवन को, अपनी लाइफ को चलाने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। मतलब नेचुरल तरीके से एक्टिविटीज़ को जो क्लासिफिकेशन किया गया है उस वो देखते हैं वो क्या है। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में इसके अंतर्गत 3 एक्टिविटीज़ जो अब रखा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। ये आपके बुक में है, लास्ट में मैं आपको आपकी बुक एनसीईआरटी बुक भी दिखाने वाली हूँ। अब देखो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है बच्चों, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा, फॉल अंडर प्राइमरी सेक्टर। देखो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि कनेक्ट होती है या एक्सट्रैक्ट होती है कहाँ से, नेचुरल रिसोर्स से उसको प्रोडक्शन मिलता है, यानी कि नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके जो एक्टिविटीज़ की जाती है उनको हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में क्या है, अनाज उगाते हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्स है वो। नेचुरल रिसोर्स खेती यानी कि मिट्टी को यूज़ करके, हम मिट्टी में यूज़ करके जो है हम वो ये काम करते हैं, तो इसको इसलिए प्राइमरी सेक्टर में रखा गया है। फिशिंग यानी मछली पालन, मछलियों को नेचुरल तरीके से इसकी एक्टिविटी होती है, इसलिए प्राइमरी सेक्टर में। माइनिंग जो है वो भी नेचुरल तरीका है, फॉल अंडर प्राइमरी सेक्टर। इन सब को प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखा जाता है, जो कि डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके जो प्रोडक्शन होता है, जो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स की हेल्प से जो प्रोडक्शन किया जाता है, उसको हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर देखो बच्चों क्या होता है, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील फॉल्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर।
अब वो एक्टिविटीज़, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि मैन्युफैक्चर प्रोसेस में होती है, यानी कि जहाँ पे बनाई जाती हैं चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग होती हैं। प्राइमरी सेक्टर में आपने क्या देखा था, जो नेचुरल रिसोर्स से तैयार होती हैं, नेचुरल तरीके से तैयार होती है, जो नेचर को एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती हैं। वहीं सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर होती है, यानी कि जिसमें नेचुरल चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर है उसकी चीज़ों का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील का यूज़ करते हैं। तो स्टील को बनाते हैं, तो स्टील को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है। आयरन कहाँ से मिलता है, माइनिंग से मिलता है, और माइनिंग जो है वो क्या है, प्राइमरी सेक्टर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशंस हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। थर्ड सेक्टर है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर देखो बच्चों क्या होता है, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर मोस्टली बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग सर्विस टू द सोसाइटी। टर्शरी सेक्टर में ज़्यादातर वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें सर्विस दी जाती है सोसाइटी को, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन जो है वो क्या दे रहा है, वो हमें सर्विस ही तो दे रहा है। हमें यहाँ से कहीं जाना है, हम बाय बस बाय रेल हम जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ये क्या दे रहा है, ये हमें सर्विस दे रहा है। बैंकिंग, बैंक जो है, बैंक क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी हमें सर्विस दे रहा है, एक्सेट्रा फॉल अंडर टर्शरी सेक्टर। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें टर्शरी सेक्टर में आती हैं। कहने का मतलब ये है, टर्शरी सेक्टर जो है वो ऐसा सेक्टर है जो कि हमें सर्विस देने का काम जो सेक्टर करता है, दैट इज कॉल्ड टर्शरी सेक्टर। आई होप आपको तीनों सेक्टर क्लियर होंगे। द थ्री सेक्टर आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब ये तीनों सेक्टर जो है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, मैंने कोशिश की है पिक्चर के ज़रिए आपको दिखाया जाए। तो बच्चों देखो, ये तीनों सेक्टर मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आए। ये तीनों सेक्टर जो है, ये तीनों सेक्टर एक दूसरे से डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मतलब कि एक दूसरे से पूरी तरह से डिपेंडेंट है। जैसे कि देखो, प्राइमरी सेक्टर में है, किसान अनाज उगाएगा तभी जाके वो सेकेंडरी सेक्टर में मिल में जा करके वो आटा बनेगा, और थर्ड टर्शरी सेक्टर में वो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों सेक्टर जो है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी। जीडीपी आपने सुना भी होगा टीवी में कि जीडीपी, ग्रॉस जीडीपी, इंडिया की जीडीपी इतनी हो गई, कम हो गई, ज़्यादा हो गई। तो इस तरीके से आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा। बट जीडीपी होता क्या है, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा जीडीपी क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जीडीपी होता क्या है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। देखो यहाँ पे जीडीपी जो, अब देखो क्या हुआ, जैसे सपोज करो एक बिस्किट है, ठीक है। बिस्किट जो है वो हमारे पास कितने रुपए में आया, 10 रुपए में आया। अब बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले किसान ने अनाज उगाया, ठीक है। अनाज उसने उगाया, कितने रुपए का अनाज लगा, 2 रुपए का लगा। उसके बाद वो अनाज जो है वो मिल में गया, वो आटा बना, फिर वो आटा बन करके वो बिस्किट बना। वो ये सारा काम किस में हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में हुआ। उसके बाद थर्ड सेक्टर टर्शरी सेक्टर में वो बिस्किट का पैकेट जो है वो हमारे तक आया। तो इन तीनों सेक्टर में जो बिस्किट है उसको बनाने में 10 रुपए से कम की कीमत लगी होगी, यानी कि 10 रुपए में वो हमारे पास आया, तो यानी कि 10 रुपए से कम उसकी कीमत, उसकी लागत जो है वो कम है। तो तीनों सेक्टर को मिला करके जो फाइनल गुड और सर्विस प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, एक ईयर में प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। यानी कि जो सेक्टर्स हैं, ये तीनों सेक्टर्स हैं, इन तीनों सेक्टर्स का जो प्रोडक्शन है एक पर्टिकुलर ईयर में, एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर गिव द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। और इन तीनों सेक्टर का जो सम है, जो टोटल वैल्यू है, वो वैल्यू, टोटल वैल्यू यानी तीनों सेक्टर की जो टोटल वैल्यू है उसको हम जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कहते हैं, ऑफ अ कंट्री, उस कंट्री का। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री इज। जीडीपी ये शो करता है कि जो कंट्री की इकोनॉमी है वो कितनी बड़ी है, वो कैसी है, वो बड़ी है, छोटी है, कम है, ज़्यादा है। अब जैसे पिछले साल मान लो था 5 जीडीपी, 5 पॉइंट समथिंग जीडीपी, इस बार कोरोना की वजह से कम हो गया, 2 हो गया, माइनस, कभी कभी जीडीपी जो है वो माइनस में भी चली जाती है।
तो इन सब से पता लगता है, यानी कि आप समझ गए। फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर, सभी सेक्टर में जो फाइनल गुड प्रोड्यूस होता है उसको ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर में प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, जो कि वो सेक्टर पूरे साल में प्रोडक्शन करता है। एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इज द 3 सेक्टर, और तीनों सेक्टर का सम, तीनों सेक्टर का टोटल जो है उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कहा जाता है। इसे ही शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी कहते हैं। आई होप आपको जीडीपी समझ में आ गया होगा। कंपेयरिंग द 3 सेक्टर, आप इन तीनों सेक्टर को कंपेयर करते हैं 1973 से 2003 तक। देखो यहाँ पे देखो बच्चों, जो पर्पल कलर है वो टर्शरी सेक्टर है, जो येलो कलर है वो सेकेंडरी सेक्टर है, और जो ग्रीन कलर है वो प्राइमरी सेक्टर है। तो 1973 में देख रहे हो आप, ध्यान से देखो इसमें ग्राफ में देखो, 1973 में जो प्राइमरी सेक्टर था वो सबसे ज़्यादा था, है ना, सबसे ज़्यादा है। और जो सेकेंडरी सेक्टर था वो ठीक ठीक था, और जो टर्शरी सेक्टर था वो बहुत, और जो टर्शरी सेक्टर था वो प्राइमरी सेक्टर से थोड़ा सा कम था। तो ये शो करता है, प्राइमरी सेक्टर के बराबर बराबर था टर्शरी सेक्टर, तो ये शो करता है कि प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर में प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। वहीं अगर आप 2003 में देखते हो तो 2003 में प्राइमरी और सेकेंडरी ये दोनों सेक्टर लगभग लगभग बराबर हैं, लेकिन जो टर्शरी सेक्टर है वो उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि 2003 में सर्विस सेक्टर जो है उसने बहुत ज़्यादा काम किया, उसका बहुत ज़्यादा रोल था जीडीपी में। समझ गए इसको? तो ये जो जीडीपी है ये हर सेक्टर की कम ज़्यादा होती रहती है। अब ग्राफ 2 में आप देखते हैं शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी, जीडीपी का कितना शेयर जो है वो मतलब कितना शेयर है। तो सबसे पहले देखो प्राइमरी सेक्टर में देखो 73 में ज़्यादा था, जैसा कि अभी पीछे ग्राफ में आपने देखा था 73 में ज़्यादा था, और 2003 में कम था तो इसका शेयर भी कम होगा। सेकेंडरी सेक्टर का 1973 में ठीक ठीक था, एवरेज था, और 2003 में भी एवरेज था, तो इसलिए इनका भी जो शेयर है वो भी एवरेज था। और टर्शरी सेक्टर का 2003 में ज़्यादा था तो इसका शेयर भी जीडीपी में ज़्यादा ही होगा। शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट, अब देखो एम्प्लॉयमेंट में कितना शेयर था इनका। फर्स्ट देखो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, यानी कि खेती करने में लोगों का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा है। सेकेंडरी सेक्टर का कम, सेकेंडरी सेक्टर में थोड़ा कम है, और टर्शरी सेक्टर में प्राइमरी से ज़्यादा है बट सेकेंडरी प्राइमरी से कम है, और सेकेंडरी से थोड़ा सा ज़्यादा है। यानी कि जो हमारे देश में मैक्सिमम लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में यानी कि खेती बाड़ी में लगे हैं। आजकल देख रहे हो आप किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, सरकार ने 3 बिल जो है वो पास किए हैं। हालांकि वो बिल किसानों के लिए फ़ायदेमंद हैं, लेकिन किसान उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। कुछ क्लॉजेज उसमें ऐसे हैं जिनको पकड़ करके किसान बैठे हुए हैं, और किसान जो है वो अपनी जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं उनको ही यूज़ करना चाह रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये बिल जो है ये हमारे लिए गलत है। सेम वैसे ही जैसे आप लोग जो है, अब आपको घर में माँ बाप कुछ कहते हैं तो आपको लगता है कि ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जैसे कि आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है तो आपको ये लगता है कि यार ये पढ़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए पढ़ाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो वैसा ही किसानों को थोड़ा सा वही चीज़ लग रही है कि ये बिल जो है, इस बिल से क्या होगा, हमारी ज़मीन चली जाएगी, इस बिल से क्या होगा, हम जो है हमें पैसा नहीं मिलेगा, हमें MSP नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो किसानों के और सरकार के बीच में चल रही है। तो आप देख रहे हो किसान कानून जो है उसके खिलाफ कितने जो किसान है वो सड़क पे आ रखे हैं। तो वो यही शो करता है कि प्राइमरी सेक्टर में यानी कि खेती बाड़ी में बहुत मैक्सिमम लोग जो है वो हमारे देश के इन्वॉल्व हैं। उसको आप इस ग्राफ में देख सकते हो। देखो 73 में भी 72% लोग थे, और 2000 में जो है वो कम तो हुए, लेकिन फिर भी 60% लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आज भी लगे हुए हैं। अब दूसरा ये तो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के उसमें है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ ओनरशिप।
ओनरशिप के बेसिस पे हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसमें हम इसको जो है 2 पार्ट्स में बांटा गया है, पब्लिक और सेक्टर। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर देखते हैं। द गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द असर्ट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विस। पब्लिक सेक्टर वो होते हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है वो उस सेक्टर को चलाती है, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो सेक्टर होते हैं या जो गवर्नमेंट उसकी सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उनको कहते हैं पब्लिक सेक्टर। यानी कि जो गवर्नमेंट से अप्रूव जो कंपनीज होती है, सेक्टर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, प्रोडक्शन होता है, उसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड। और प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज। प्राइवेट सेक्टर उसको कहते हैं जिसमें किसी एक के हाथ में या फिर किसी एक ग्रुप के हाथ में या कंपनी के हाथ में सारी चीज़ें होती हैं, वही सारे नियम कानून बनाते हैं और वही जो है वो सर्विस देते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। तो ये हमने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का कंपैरिजन पढ़ा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे हमने एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे 2 पार्ट में इसको बांटा गया है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ते हैं। पीपल हैव अश्योर्ड वर्क एंड टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो एश्योर्ड है और रेगुलर रहता है। मतलब कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो होते हैं वो ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे लोगों को पूरे प्रॉपर तरीके से उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, सारी सुख सुविधाएं उनको दी जाती हैं और उनको कभी भी फालतू में निकाला नहीं जाता है। या जैसे होता है अनऑर्गेनाइज में होता है कि कभी भी निकाल सकते हैं, जैसे अभी कोरोना काल है, तो कोरोना के समय में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ कम कर दिए हैं। क्यों कम कर दिए हैं? क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यानी कि ऑर्गेनाइज नहीं है। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उन्होंने अपने एम्प्लॉयमेंट एज इट इज़ रखे हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो क्या होता है, वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट एश्योर देता है, मतलब कि उसमें गारंटी होती है काम करने की और वो हमेशा रेगुलर ही रहता है। उसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर अभी मैंने बताया था, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड स्कैटर्ड विच आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, इज हैज लो पे एंड अनसिक्योर्ड जॉब। ये क्या होते हैं? ये छोटे छोटे काम धंधे होते हैं और इस पे गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पैसे भी कम मिलते हैं और जॉब भी सिक्योर नहीं होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कोरोना काल में बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने क्या किया है, लोगों की सैलरी, एम्प्लॉयज़ की सैलरी कम कर दी है या एम्प्लॉयज़ ही कम कर दिए हैं। तो ऐसे सेक्टर जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। अब यहाँ देखो एक ग्राफ दे रखा है आपको, इंडियाज वर्क फोर्स, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो वर्क फोर्स है वो यहाँ पे दे रखा है। इसमें आप देखो थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है, येलो कलर जो है वो है ऑर्गेनाइज सेक्टर एज परसेंट ऑफ टोटल वर्ल्ड फेस। येलो जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है और वह इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एज परसेंट ऑफ टोटल वर्क फोर्स। अब ब्लू जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब देखो बच्चों, ये हमारे देश का दे रखा है, इंडिया का वर्क फोर्स दे रखा है कि इंडिया के लोग जो हैं वो कितने परसेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और कितने परसेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अब आप इससे कंपैरिजन लगा सकते हो कि हमारे देश में ऑर्गेनाइज सेक्टर कितने हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कितने हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट आप सभी जानते हो, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। जब किसी के पास काम नहीं होता है प्रॉपर, उसके पास क्वालिफिकेशन है बट उसके पास काम नहीं है, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। When a person is willing to work at the privileged wage rate but fall to get a job, it is called unemployment. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई पर्सन, जब एक पर्सन जो है वो काम करने के लिए विल है, यानी कि काम करना चाहता है या काम करने की उसके अंदर क्षमता है और वो सही रेट पे काम करने को तैयार भी है, लेकिन फिर भी उसके पास जॉब नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कितने तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों देखो बहुत तरह के होते हैं। फर्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सिलिंड्रिकल अनएम्प्लॉयमेंट और फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम आगे पढ़ेंगे। और
देखो फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट था सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। द अनएम्प्लॉयमेंट विच जनरेट ड्यू टू द वेरिएशन इन सीजन इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वो अनएम्प्लॉयमेंट जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में होता है। जैसे कि देखो खेतों में खेती बाड़ी होती है, अनाज उगाया जाता है, लेकिन अनाज बोने और अनाज उगाने इसके बीच का जो टाइम होता है ये अनएम्प्लॉयमेंट टाइम होता है। यानी कि जो किसान होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है फसल बोने के टाइम पे मिलती है और एम्प्लॉयमेंट जो है फसल काटने के टाइम पे मिलती है। बीच का जो टाइम 2-3 महीने 4 महीने का होता है उस टाइम पे ये अनएम्प्लॉयड रहते हैं। व्हेन मोर पीपल, ये तो था सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर सीजन में उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। अब जैसे शुगर मिल है, यहाँ पे भी मैं एक एग्जांपल दूंगी। जब शुगर मिल में क्या होता है, जब जिस समय शुगर की खेती होती है, जिस समय शुगर उगाया जाता है उस समय तो शुगर मिल चलती है, लेकिन जिस समय गन्ने की खेती नहीं होती उस समय शुगर मिल बंद हो जाती है। तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो 6 महीने काम करते हैं और 6 महीने वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। दूसरा है डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड इट इज कॉल्ड डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं जहां पर 5 लोगों की जरूरत है और 8 लोग काम कर रहे हैं। जितने लोगों की ज़रूरत होती है उतने से ज़्यादा लोग जब काम करते हैं तो इसको हम कहते हैं डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। आप कहीं पे, आप सपोज करो कोई घर बना रहा है और उसको 5 मजदूर की ज़रूरत है, लेकिन उसको 8 मजदूर मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, 5 मजदूर के पैसे 8 मजदूरों में बांट देगा, तो किसी को प्रॉपर वेजेस तो नहीं मिला ना। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देन द इकोनॉमी फॉल टू जनरेट enough jobs, it is called structural unemployment। structural unemployment उसको कहते हैं जब इकोनॉमी जो है वो फेल हो जाती है नई जॉब्स को जनरेट करने में, नई जॉब्स बनाने में या नई जॉब्स जनरेट करने में, नई जॉब्स को क्रिएट करने में जब इकोनॉमी फेल हो जाती है तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है सिलिंड्रिकल अनएम्प्लॉयमेंट। द एम्प्लॉयमेंट दैट इज क्रिएट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन इन द अनइकोनॉमी इज एन इकोनॉमी। ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये तब क्रिएट होता है जब इकोनॉमी जो है वो कम हो जाती है, या इकोनॉमी जो है वो डिप्रेस्ड हो जाती है, या इकोनॉमी जो जैसे इंडियन इकोनॉमी है जब वो कम हो जाती है तो उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको कहते हैं सिलिंड्रिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट हैपन बिकॉज ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, द पीरियड बिटवीन चेंजिंग द जॉब इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट हैपन बिकॉज ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम एक जॉब से दूसरी जॉब को पकड़ना। सपोज करो एक जॉब जिसमें जो एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है और वो उसको उस जॉब से निकाल दिया या उसने खुद छोड़ दिया, और दूसरी जॉब को ढूंढते तक या दूसरी जॉब को ज्वाइन करते के बीच में जो टाइम होगा उस टाइम को कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी सपोज करो जनवरी में किसी ने जॉब छोड़ी और उसको जॉब कब मिली, फरवरी या मार्च या अप्रैल में मिली, तो बीच का जो 2 या 3 महीने का पीरियड था वो ऐसी अनएम्प्लॉय को कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। मैं आपको दोबारा कहूँगी कि आप इनकी स्लाइड्स को एज अ नोट्स भी रख सकते हैं, बना सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको एग्ज़ाम टाइम में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल